अपन पढ़ाई करते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी उतनी तैयारी नहीं हुई है तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आते हैं। हमारा ब्रेन का जो दो पार्ट है, इमोशनल सेंटर जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, वो डर जाता है और वो डरा देता है पर्सन को। JEE की कोई स्टडी करता है तो वो बहुत देर तक बैठा रहता है, तो हम उसके टेबल पे बादाम रख सकते हैं। बादाम डेफिनेटली हैज़ ब्रेन बूस्टिंग कैपेबिलिटीज़, जो हम बचपन से जो हमें दादी माँ हमें बोलती थी कि बादाम खाओ एग्ज़ाम के पहले, तो हमेशा हमने खाना चाहिए। एक अखरोट रहता है वॉलनट्स, तो वॉलनट्स का आप देखोगे तो उसका शेप भी ब्रेन जैसा रहता है। Yes. तो वो जो ब्रेन जैसा शेप है उसका, एक्चुअली में वो ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट है और ब्रेन भी प्रोसेसिंग को डेफिनेटली हेल्प करता है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज ग्रे मैटर्स विद डॉक्टर सिकंदर अडवाणी के बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। तो आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर, जो कि है आप सबका इंटेलिजेंस कैसे बूस्ट करना। तो हो चाहे वो लाइफ के एग्ज़ाम या लाइफ में किसी चीज़ के एग्ज़ाम, अगर आपको उसमें टॉप करना है, एक्सेल करना है, तो आज का एपिसोड आप लोग अंत तक देखिए। तो मैं हूं आपकी पॉडकास्ट होस्ट डॉक्टर केतकी और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर। वेलकम सर आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। थैंक यू डॉक्टर केतकी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से। आज का जो पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है और ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जिनके कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम बहुत कॉमनली हम देखते हैं, या JEE का एग्ज़ाम देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को हेडेक, माइग्रेन और रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, ये सब देखा। तो मुझे लगा कि हम अपने ऑडियंस के लिए ऐसा पॉडकास्ट तैयार करना चाहिए जिसमें हम उनको बताएं कि साइंटिफिक मेथड क्या है कि जिससे हम मेमोराइज भी अच्छे से कर पाएँ, किस तरह से ब्रेन को ट्रेनिंग दें और किस तरह से स्ट्रेस कम लें ताकि एग्ज़ाम के समय हमें प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत ही वेल थॉट है, क्योंकि मैं जानती हूँ वी ऑल हैव बीन इन मेडिकल स्कूल्स, जो वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ाई की है। और तब हमें कोई न्यूरोलॉजिस्ट टूल किट अगर होती तो शायद हम बेटर वे में, एक एन्जॉयबल वे में हम पढ़ाई को कर सकते थे। और मुझे लगता है उसी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो ना केवल एग्ज़ाम तक सीमित होती है पर हमारे लाइफ स्किल्स भी उससे बनते हैं। तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रेस या फिर जो रट्टा मारना है या फिर जो गलत तरीके हैं पढ़ाई के, मेमोरी बूस्टिंग के या फिर अपना इंटेलिजेंस बूस्ट करने के, ये एक्चुअली हमने आज इस एपिसोड में बस्ट करना है और उसी के साथ एक जो हेल्दी तरीका है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता है, उससे जो ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे बहुत सी बार, या जो ब्रेन फॉग होता है, तो वो किस कारण होता है? क्योंकि ये बहुत ही आम प्रॉब्लम्स है बच्चों की कि रात भर पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन एंड टाइम पे ब्लॉक। इसका सबसे एक्चुअली अपन देखा जाए तो जब अपन पढ़ाई करते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी उतनी तैयारी नहीं हुई है तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आते हैं। हमारा ब्रेन का जो दो पार्ट है, इमोशनल सेंटर जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, वो डर जाता है और वो डरा देता है पर्सन को। अगर वो पर्सन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का आगे का पार्ट है, जो कि डिसीजिव पार्ट रहता है, जो डिसीजन लेता है, जो काम डाउन करता है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर ब्रेन डर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो अपने हिपोकैम्पस, जो अपनी स्टोरेज मशीन है ब्रेन की, जो मेमोरी स्टोरेज की पूरा मशीन है, वो पार्ट को अफेक्ट होता है। तो जिसकी वजह से मेमोरी में भी प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रेस भी होता है और उसकी वजह से एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो जाती है। बहुत सही कहा सर, क्योंकि ये काफ़ी साइंटिफिक तरीका है जिससे हम लोग एक्चुअली डाइव डीप जाएंगे। हर चीज़ को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि हम क्यों डरते हैं, हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, या कोई पर्टिकुलर एरिया होता है सर कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट को लेके डर जाते हैं हम। जैसे मेरा मैथ्स बहुत गड़बड़ था, किसी और का कुछ हो सकता है जो एक नाइटमेयर की तरह होता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनॉन है जो हमें कहता है कि हम लोग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हमने उसी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, तो हमारे न्यूरॉन्स जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और वो अडेप्ट करते हैं
प्रैक्टिस को। तो मैं चाहूँगी कि सर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी इस कंसेप्ट पे कुछ रोशनी डालें। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने ब्रेन का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे अपना ब्रेन एडजस्ट करता है, एडेप्ट करता है और जिस सिचुएशन में अपन जा रहे हैं उस सिचुएशन में ढल जाता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मैं यहाँ ये नहीं कर पाऊँगी, तो अगर हम उनको बार बार करें, हमारे सर्किट्स तैयार करें ब्रेन में, तो हम डेफिनेटली अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हैं। और ये मोल्डिंग ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, मेमोरी में स्पेशली काम में आता है। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, लेकिन मैं सभी को बोलता हूं कि अगर आपने गिव अप नहीं किया और अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर बार बार कंसंट्रेशन से पढ़ते रहे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन मोल्ड होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी उसको मेमोराइज करने में। तो जो हम काफ़ी हद तक सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, या फिर फोकस जिस चीज़ पे दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और पॉजिटिव थिंकिंग में भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं इस टेक्निक से, और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाए? पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए वही है कि अपने को सबसे पहले एक प्लानिंग होना चाहिए, हमें गोल होना चाहिए कि हमें ऐसा आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे जम नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, सुबह का टाइम दीजिए वो सब्जेक्ट के ऊपर और उसको बार बार तरीके से उसको रिट्राइव करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो हम यूजुअली 3 स्टेप्स होती है मेमोराइज करने की चीज़ें। तो सबसे पहले होता है एनकोडिंग, यानी जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपन अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम उसको एनकोड कर लेते हैं अपने ब्रेन में। उसके बाद में आता है उसका कंसोलिडेशन, और फिर उसको कंसोलिडेट कैसे होता है कि जो हमने याद किया आज दिन भर, हमने जो याद किया है वो हमारे स्लीप में कंसोलिडेट होता है। जब हम सोते हैं तो उसमें 2 तरीके की स्लीप स्टेजेस होती है, NREM और REM। तो ये मेमोरी कंसोलिडेट होती है डीपर स्टेजेस में, और हम उसको कंसोलिडेट करने के बाद जब हम उसको रिट्राइव करते हैं मेमोरी को, तो उसको रिट्रीवल स्टेज बोलते हैं। अगर हमने जो पढ़ा है, जो हम थोड़े दिन के बाद में या दूसरे दिन हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी याद आए, समझो आपने आज 100% पढ़ा, उसमें से आपको 30% याद आया दूसरे दिन रिट्रीवल के समय, तो वो 30% विल बी योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी वो बहुत दिन तक आपको याद रहेगी। तो इसलिए ये जो मेमोरी का जो प्रोसीजर है, ये साइंटिफिक मेथड है। दिस इज एनकोडिंग, देन कंसोलिडेशन एंड देन रिट्रीवल। तो यही 3 फेज से हम हर जगह पे जहाँ पे भी हम कुछ भी मेमोराइज कर रहे हैं तो वो मेमोराइजेशन के भी ये पार्ट्स हैं। वेरी वेरी वेल पुट। और इतने ज़्यादा हम कभी सोचते नहीं है। देयर आर सर्टन सेइंग्स हियर एंड देयर कि स्लीप ओवर द प्रॉब्लम, है ना, कि उस प्रॉब्लम के साथ रहिए, आप उस पर स्लीप ओवर कीजिए। नाउ आई अंडरस्टूड, बिकॉज स्लीप इज़ द मेन थिंग जो कंसोलिडेशन में हेल्प करती है। मतलब इन अ वे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का काम स्लीप करती है। तो ये जो कहते हैं सर कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव एन एग्जाम, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द किड्स आर डूइंग। मैं ये बताना चाहूँगा इस समय हमारे दर्शकों को कि अगर आपको स्लीप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने स्लीप पे भी स्पेशल पॉडकास्ट किया है, तो आप वो लिंक नीचे दिए जाएंगे हम आपको, तो आप वो भी लिंक क्लिक करके आप सोच सकते हो कि किस तरह से स्लीप हेल्प करती है हमें मेमोरी में। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है कंसोलिडेशन का, इट हैपन्स इन द स्लीप। यस, सो फंडामेंटल जो पिलर्स होते हैं एग्जाम के टाइम पे, जो सर आने वाले कुछ समय में आपको बताएंगे, अ टूल किट यू नो विच यू ऑल शुड हैव बिफोर यू डू योर प्रिपरेशंस फॉर द एग्जाम्स। तो मुझे ये कहना है सर कि न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर इतना मैजिकल पावर की तरह है, तो क्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी ही रोल प्ले करता है या कुछ जेनेटिक भी होता है इंटेलिजेंस? देखिए, कुछ डेफिनेटली बच्चे ब्रिलियंट होते हैं बचपन से और उनको बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उनके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स रहते हैं वो नेटवर्किंग थोड़े से ज़्यादा ग्रे मैटर होता है और वो जल्दी इम्बाइब करते हैं, जल्दी वो मेमोराइज कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को वो डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो हार्ड वर्क करेगा डेफिनेटली वो भी उस लेवल तक पहुंच सकता है अगर उसने हार्ड वर्क किया तो। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को मे बी वो समय कम लगेगा, लेकिन कोई भी एक स्टूडेंट अगर अपने हार्ड वर्क से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो करना चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकता है। और ये इज इट सेम जो बच्चों में होता है और जो ओल्ड एज में या अडल्ट्स में होता है? क्योंकि जो इंटेलिजेंस बढ़ाने का जिन लोगों में सर इच्छा है और आकांक्षा, जो हमारे ऑडियंस आज हमें देख रहे हैं, तो क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी एक
किसी एज तक ही काम करती है या इट इज सेम फॉर ऑल द एजेस? इट इज़ सेम फॉर ऑल द एजेस, और हमें इवन ओल्डर एज में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करती है। हमारे जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, या पेशेंट को डिमेंशिया होता है, या पेशेंट को कुछ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्सेल करते हैं। और स्पेशली स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को जब पैरालिसिस होता है तो आपको अगर पहले आप 10 दिनों में देखोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते उस हाथ से, लेकिन वही आप अगर उसको 3-4 महीने बाद देखोगे, 6 महीने के बाद परसिस्टेंटली फिजियोथेरेपी से डेफिनेटली वहाँ पे वो एक्टिविटी वापस आने लगती है। तो ये थ्रू आउट द एज होता है, मे बी उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी, वो कम हो जाता है, लेकिन इट इज़ थ्रू आउट द एज। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट हमारे दर्शकों के लिए कि बेसिक ब्रेन एक्सरसाइजेस और बेसिक पॉजिटिव थिंकिंग से आप लोग किसी भी एज में यू कैन हैव योर इंटेलिजेंस बूस्टेड। तो अभी हमने बात की सर गोल्डन ट्रायो की, जो मेमोरी एनकोडिंग, कंसोलिडेशन एंड रिट्रीवल। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज एनकोडिंग फर्स्टली। तो एनकोडिंग के क्या स्टेप्स होते हैं? क्या एनकोडिंग में हमने ज़्यादा इफेक्टिवनेस डालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे मुझे लगता है कि एनकोडिंग के समय हमें कंसंट्रेशन 100% चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, जितने भी एडल्ट्स देख रहे होंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एनकोड कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू बी 100% फोकस्ड। तो हम अगर फोकस से करेंगे तो हमारा वो मेमोरी जो कंसोलिडेशन का फेज़ है उसको अच्छे से कर पाएगा। एनकोडिंग के समय हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि एक तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ रहा है क्या, और अगर हम समझ रहे हैं तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं क्या। अगर हम किसी को जो पढ़ रहे हैं उसको अपन कहीं इमेजिन कर पाएँ, अपन किसी विजुअलाइज कर पाएँ, तो इसको अपन बेसिकली वो डुअल वे बोलते हैं कि अगर हमको थियोरेटिकल नहीं समझ रहे तो विजुअली समझे अपने को, हम उनको माइंड मैप कर सकते हैं क्या। बहुत सारी जो बड़ी आइडियाज़ हैं अपन उनको कम कम कर सकते हैं क्या, हम कुछ निमोनिक बना सकते हैं क्या उसके। तो ये जो पूरा है इसको एनकोडिंग बोलते हैं कि एक बार आपको समझ गया कि ये पूरा है, उसको मुझे थोड़ा सा रिफाइन करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करके मुझे और कैसे मैं उसको स्ट्रक्चराइज कर सकता हूँ, किस तरह से मैं उसको इतने बड़े डॉक्यूमेंट से उसको छोटा शॉर्ट में पॉइंट वाइज बना सकता हूँ। तो दिस इज एनकोडिंग। और जितना जो एनकोडिंग अच्छे से कर सकता है और वो मेमोराइज बहुत अच्छे से कर पाएगा आगे। हाँ, और इसी में अंडरस्टैंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिर्फ रट्टा जो लोग मारते हैं, जिसको रोटे रीडिंग बोलते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक यू आर जस्ट क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात होती नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए वो चीज़ कर रहे हो। और जो बाय द वे जो ब्रेन फॉगिंग होता है, और ये इट इज़ आई गेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टेक्निक ऑफ स्टडिंग। यस श्योरली, वो जो रोटे टेक्निक बोलते हैं अपन, जो रट्टा मारने वाले अपन इंडियन भाषा में बोलते हैं उसको, तो उससे आप एक ही नेटवर्क तैयार कर रहे हो। तो वो नेटवर्क जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही उसको घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तो वो उसके कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। वो एक वे से अगर उसको उसी लाइन से पूछा तो याद रहेगा, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को हमेशा एक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो उसको कॉन्सेप्ट बनाइए, उसको माइंड मैप क्रिएट कीजिए उसका, और फिर उसको अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज या विजुअली एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा दिन तक मेमोराइज होगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के नहीं, समझ के पढ़िए। और ये एनकोडिंग की बहुत ही अच्छी टेक्निक सर आपने कुछ बताई है। कंसोलिडेशन वी हैव ऑलरेडी सीन कि स्लीप हाइजीन अगर हम सब ने मेंटेन किया तो कंसोलिडेशन का काम तो यू आर डूइंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग। सो व्हाट अबाउट द रिट्रीवल टेक्निक्स? रिट्रीवल टेक्निक्स में ऐसा है कि अपने को जितना आप अच्छे से एनकोड कर पाएंगे उतना ही रिट्रीवल ज़्यादा होगा आपको। और रिट्रीवल यानी मुझे ऐसे लगता है कि आपको बार बार वो रिवाइज करना चाहिए टॉपिक। यानी एक बार पढ़ने से आपने दूसरे तीसरे दिन बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे आपने लिख के देखना चाहिए। अगर आपने लिख के देखा तो अगर आप 50-60% उसको जो भी आपने पढ़ा हो रिट्राइव कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे। यानी आपका जो मेमोरी का जो सर्किट है उसके लिए बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। और जब आप दूसरी बार वापस से रिट्रीवाइव करके वापस से उसके पास जाओगे तो नेक्स्ट टाइम मे बी इट विल बी 70% और मे बी थर्ड टाइम इट विल बी 100%। तो इस तरह से वो नेटवर्किंग हमें बनाना है ब्रेन का, और वहाँ पे जो सर्किट्स, जो मेमोरी सर्किट्स बनेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगे।
तो सर हैविंग सेड दैट ये तो हो गई प्रैक्टिसेस। सो यू नो डाइट का बहुत अच्छा रोल है इन सब चीज़ों में। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं बादाम खाओ मेमोरी बूस्ट होगा, और ये सब जो भी ओल्ड वाइफ्स टेल्स है जो हमारे नानी दादियों ने बताया है। तो सर आर देयर सर्टन ब्रेन बूस्टिंग सुपर फूड्स टू डेवलप अ सुपर ब्रेन? सुपर ब्रेन डेवलप करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं कि आपने वो खाया तो आपका सुपर ब्रेन होएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ अपने पास एविडेंस बेस्ड ऐसे चीज़ें हैं, नुस्खे हैं जो अपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी स्टडी करता है, स्पेशली नीट या JEE की कोई स्टडी करता है, तो वो बहुत देर तक बैठा रहता है, तो हम उसके टेबल पे बादाम रख सकते हैं। बादाम डेफिनेटली हैज़ ब्रेन बूस्टिंग कैपेबिलिटीज़, जो हम बचपन से जो हमें दादी माँ हमें बोलती थी कि बादाम खाओ एग्ज़ाम के पहले, तो हमेशा हमने खाना चाहिए। एक अखरोट रहता है वॉलनट्स, तो वॉलनट्स का आप देखोगे तो उसका शेप भी ब्रेन जैसा रहता है। तो वो जो ब्रेन जैसा शेप है उसका, एक्चुअली में वो ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट है और ब्रेन की प्रोसेसिंग को डेफिनेटली हेल्प करता है। वैसे ही कुछ जो फूड्स हैं जो अपन डेली इसमें खाते हैं, बेरीज जो बोलते हैं अपन जब, और कुछ जैसे फिश वगैरह है, तो उनमें भी ऐसे ब्रेन फूड्स रहते हैं जो उसकी एकोजा है, हेक्सेनोइक एसिड या इकोसा पेंटेनोइक एसिड जो रहते हैं, तो वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, तो वो डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फूड एडजस्ट करना है ऐसे बच्चों का, तो आप ये जो वो स्नैक्स से दूर रहिए, आप ये चिप्स पैकेट्स या इससे दूर रहिए। उनके टेबल पे आप ये बादाम रख दीजिए, अखरोट रख दीजिए, बेरीज रख दीजिए, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये बहुत अच्छा काम करते हैं मेमोरी में। और दूसरी चीज़ की जो नॉर्मल रूटीन फूड है अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आल्सो हेल्प, दे आर आल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर आप वीक में 2-3 बार फिश खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं जो कि ब्रेन की प्रोसेसिंग को बूस्ट करते हैं। ब्लूबेरीज को तो सर अक्सर ब्रेन बेरीज भी कहा गया है, एंड आई थिंक नेचर के अपने क्लूज है। जैसे वॉलनट को शेप ही ब्रेन का दिया गया है, ब्लूबेरीज को ब्रेन बेरीज कहा गया है। तो यू नो यू हैव टू ट्रस्ट द नेचर क्लूज फॉर इट। और उसी के साथ हम सबका डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ वेरी गुड रोल इन मेमोरी बिल्डअप। Yes, dark chocolate definitely has the role. या तो हैविंग सेड दैट ये चीज़ें हम पेरेंट्स के लिए भी बता ही रहे हैं कि यू नो हाउ टू मेंटेन अ डाइट ऑफ योर वार्ड व्हेन ही इज़ स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो इसी के साथ सर हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है पेरेंटल टिप्स फॉर यू नो जिनके बच्चे 10th 12th स्टैंडर्ड या नीट में है, या फिर इवन जो अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट के लिए आपके पास क्या टिप्स है? पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली जो हम देखते हैं आजकल, जो न्यूज़पेपर्स में भी सुनते हैं कि बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं बच्चों में, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और नीट एंड JEE आर वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और तो मुझे लगता है कि सबसे पहला मेरा टिप रहेगा पेरेंट्स को कि दे शुड सपोर्ट देयर चाइल्ड अनकंडीशनली। उन्होंने पूरा सपोर्ट देना चाहिए अपने चाइल्ड के साथ, उन्होंने फैमिली टाइम डेफिनेटली देना चाहिए, और उनको डेफिनेटली कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो जो टिपिकल फ्रेज है कि शर्मा जी का बेटा, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट हैज़ डेफिनेटली इज यूनिक कैपेबिलिटी, तो वो एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से सपोर्ट कीजिए। आप अगर पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे, आप उनकी नींद के लिए, स्लीप के लिए उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे, आप उनको थोड़ा सा एक्टिविटी करवाएंगे, तो डेफिनेटली दैट चाइल्ड विल डू वेल। और जो हमने टिप्स बताई हैं जो चाइल्ड के लिए, बस आप उन सब चीज़ों को सपोर्ट करें, तो आपका डेफिनेटली जो आपके चाइल्ड का फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। हाँ, एंड मोस्ट कॉमनली सब परफॉर्मेंस गेजिंग जो होता है वो यू नो यू हैव टू कम्पीट एंड कंपेयर स्कोर्स ऑफ योर ओन सेल्फ विद द प्रीवियस रिजल्ट्स। तो आपको ये परफॉर्मेंस गेजिंग पे कुछ कहना है पेरेंट्स को? परफॉर्मेंस गेजिंग का मतलब है कि आप खुद से अपने बेटे को ये बेसिकली इंस्पायर करें कि वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे, और जिस तरह से वो अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते जाएगा तो डेफिनेटली उसका आगे का फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत सारी जो रॉन्ग डूइंग्स अपन करते हैं जो एज अ पेरेंट, वो ये है कि हम उसमें पूरी तरह से उनके ऊपर फोर्स करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं सब करने के लिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, और इसमें कंसल्टेशन का क्या रोल है सर? कंसल्टेशन विद साइकियाट्रिस्ट और ये सब भी बहुत हाइप्ड है आजकल।
एक्चुअली ये पॉडकास्ट अपन ने बनाया ही उसके लिए, क्योंकि मैंने जब देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए आ रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली दैट इज़ नॉट रूटीन माइग्रेन विच हैज़ बीन प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू स्ट्रेस, एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज पुट बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। जो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एजुकेशनल जो क्लासेस है, जो बहुत सारा प्रेशराइज करते हैं कि आपने इतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अगर आपने रूटीन 24 आवर्स प्रॉपरली फॉलो किया विदाउट एनी स्ट्रेस और आपने वो कंसिस्टेंटली किया, तो डेफिनेटली आप अच्छा सा करोगे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे। इफ़ द चाइल्ड हैज़ नॉट डन वेल टिल 10th एंड यू विल पुट प्रेशर ऑन इन 11th and 12th, दैट इज़ रॉन्ग। तो जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है, तो आपको अपने चाइल्ड को समझना है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको समझना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। करेक्ट। क्योंकि जैसे हमने बात इससे प्रीवियसली भी की थी कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर बच्चा ए फील्ड में ही अच्छा करे ऐसा नहीं है। ही हैज़ सम पीपल आर क्रिएटिव, सम आर लॉजिकल, और उस हिसाब से बच्चों का फील्ड हमने सिलेक्ट करना चाहिए। वी विल हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट सर ऑन करियर गाइडेंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल सेट्स। हैविंग सेड दैट, टू come towards the end of this podcast, एक छोटी सी टिप, 24 hours routine of a kid going for exams। अगर मैं सोचता हूँ कि अभी मैं इस एज पे पहुँच चुका हूँ कि मैं अगर 20 साल पहले चले जाऊँ, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरी रूटीन कैसे होनी चाहिए। अभी एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई नो मेनी थिंग्स, तो मैं चाहूँगा कि जो मैं अभी 24 आवर्स का रूटीन बता रहा हूँ, अगर इसमें से वो 60-70% भी फॉलो करें और वो कंसिस्टेंटली करें, यानी एटलीस्ट 6 days a week अगर वो फॉलो करें, तो डेफिनेटली उनके स्कोर अच्छा करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में अर्ली उठना। मे बी इफ़ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं सुबह 6 बजे उठता था, और सुबह उठ के अपने आप को हाइड्रेट करना, जो कि रात भर का डिहाइड्रेशन है उसको दूर करना। तो मैं सुबह उठ के पहले 1 गिलास पानी पीऊँगा, फिर मैं आलमंड्स खाऊँगा, बादाम खाऊँगा, 4-5 बादाम खाऊँगा, और उसके बाद मैं एटलीस्ट माइंडफुलनेस एक्टिविटी करूँगा। क्या होता है कि जब मॉर्निंग में अपन उठते हैं, थोड़ा हाइड्रेट करते हैं और अपने आप को सन एक्सपोजर में लेके जाते हैं, तो जो मेलेटोनिन है वो सप्रेस हो जाता है और अपना अलर्टनेस बढ़ जाता है। और जो अलर्टनेस बढ़ता है, तो जो मॉर्निंग का जो सनलाइट है दैट ऑल्सो एक्टिवेट्स दी कॉर्टिजोल, जो अपना को थोड़ा सा माइल्डली अलर्ट कर देता है। और फिर वो अलर्टनेस के बाद हमें मैक्सिमम मेमोरी तब रहती है अपनी। तो उस समय मैं 15-20 मिनट्स की माइंडफुल एक्सरसाइज करूँगा, जैसे मेडिटेशन हैज़ ऑल्सो शोन टू इम्प्रूव द मेमोरी प्रोसेसिंग। और प्लस मैं 20 से 25 मिनट्स डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी करूँगा। जब मैं फिजिकल एक्टिविटी करूँगा, तो मुझे पता है कि मेरे ब्रेन में एक प्रोटीन रहता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो कि डेफिनेटली ब्रेन के मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 6 बजे उठूँगा, मैं पानी पीऊँगा, मैं बादाम खाऊँगा, मैं 20 से 25 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी करूँगा, फिर मैं फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टडी आई विल चूज़ द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट। तो मैं सुबह के जो 3 घंटे का जो शेड्यूल है, मैं उसको 4 सेशंस में डिवाइड करता था जब मैं पढ़ता था उसमें। तो जो पहला सेशन रहता था, तो उसमें मैं 3 घंटे मैक्सिमम हार्ड सब्जेक्ट को दूंगा, और उसमें भी जो टेक्निक्स है, जो साइंटिफिक टेक्निक है, जैसे जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट थे, मेरे ख्याल से हरमन हेबिंगस नाम था उनका, और हरमन हेबिंगस ने एक बेसिकली आइडिया की थी, ही हैड पुट द आइडिया कि किस तरह से करना चाहिए स्टडी। तो उन्होंने बोला था कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं फर्स्ट डे, थर्ड डे और 7th डे ऐसा रिवाइज करूँगा। और एक पोमोडोरोस टेक्निक रहता है कि जिससे मैं अगर 3 घंटे का सेशन है, तो मैं 20 मिनट्स नॉन स्टॉप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट्स ब्रेक लूँगा, फिर 20 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लूँगा, फिर 20 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर मैं 15 मिनट की ब्रेक लूँगा। सो दिस इज़ नोन एज पोमोडोरोस टेक्निक। इट इज़ अ डेफिनेटली साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि किस तरह से हमें अपनी मैक्सिमम आउटपुट बढ़ाना है। तो ये टेक्निक से मैं फर्स्ट सेशन करूँगा। फिर मैं अपने साथ, जैसा मैंने बोला कि मैं अपने साथ वहाँ पे बादाम रखूँगा, वॉलनट्स रखूँगा। फिर मैं दोपहर में अराउंड 1 बजे खाना खाऊँगा। दैट फूड शुड नॉट बी वेरी मच हाई इन फैटी डाइट, इट शुड बी अ लाइट फूड। आप ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिए, प्रोटीनेशियस, फिर आप थोड़ा सा लाइट फूड खाइए दोपहर में, क्योंकि फूड खाने के बाद दोपहर में डेफिनेटली आपको नींद आएगी। यू कैन टेक द पावर नैप
आप हाँ, तो आप 20 मिनट्स पावर नैप आप ले सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली फिर से रिचार्ज हो जाएगा। फिर मैं दूसरा 3 घंटे का सेशन वैसे ही करूँगा जैसा 3 घंटे। ये 3 घंटे में मैं वो सेशन करूँगा जो कि मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट करूँगा। जैसे अभी मैंने सुबह फिजिक्स किया होगा तो मैंने फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी करूँगा। फिर वो 3 घंटे के सेशन के बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स टाइम दूंगा। ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल जस्ट सिंग और वॉट एवर रीड द बुक्स विच आर नॉट ऑफ अकेडमिक बुक्स, तो वो मैं उसमें 1 घंटा दूंगा और उसके बाद में फिर मैं फिर से एक सेशन करूंगा अच्छा। और लास्ट में मैं आफ्टर 9 o'clock यूजुअली आई वॉन्ट ईट, 9:30 के बाद में मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, 10 o'clock आई विल स्लीप। सो दिस इफ आई फॉलो दिस शेड्यूल एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइम इज दैट नाइट में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आई विल गिव द फैमिली टाइम, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठूंगा और उनके साथ सब शेयर करूंगा कि आज मैंने दिन भर क्या किया। तो अगर ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं, एक पोमोडोरोस टेक्निक, एक 137 का टेक्निक, और उसके बाद में ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और ये 24 आवर्स का शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी बड़ी एग्ज़ाम हो, कोई भी टाइप की एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने में प्रॉब्लम होना चाहिए। या वेरी इंफॉर्मेटिव सर आंसर है आपका, अलॉन्ग विथ साइंटिफिक टेक्निक्स आई गेस, जो सर ने बोला है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर हॉबीज़, क्योंकि सारी चीज़ें इट्स जस्ट लाइक फ़ोन, यू नो, आपको फ़ोन को भी रिचार्ज करना ही पड़ता है, तो ब्रेन इज़ जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, जो हम पहले एपिसोड से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा सारे बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट्स है, एज वेल एज दोज हु रियली वांट टू बिल्ड देयर मेमोरी स्टेटस, हु वांट टू बूस्ट देयर इंटेलिजेंस। ये वीडियो आप सभी के लिए था। आई होप आप सबको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो टू हैव such kind of informative videos regarding your brain, so please do like, subscribe and share it with all the people who require all these information. So thank you once again for watching. I am signing off. Over to you, sir. Thank you very much all the parents, all the students. Do like and subscribe this video.